27, इट स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर से स्टार्ट होती है हमारी पोइट्री सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज के एक तो क्वेश्चन आता है और उसमें ऑप्शन में दिया जाता है 4 लाइन्स। तो मैंने पहले भी पिछली क्लासों में भी आपको बताया था, तो यू हैव टू प्रीफर द टू राइट द 4 लाइन्स ऑफ अ पोएम। किसी भी पोएम की 4 लाइनें आप लिखना पसंद करें, ना कि उस क्वेश्चन को। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 28th क्वेश्चन, इट्स अ सेंट्रल आइडिया इन विच गिवन 3 टॉपिक्स। मोस्टली वी get the first 3 poems topics in this question। इस क्वेश्चन में फर्स्ट 3 जो पोएम है उनमें से एक टॉपिक जरूर मिल जाता है, नेक्स्ट बाकी अदर्स भी हो सकते हैं। तो यू कैन राइट द सेंट्रल आइडिया इजीली एट एवरी पोएम। तो नाउ टुडे वी अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा। अमांडा का सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस तरह से नेक्स्ट इसमें आप जोड़ सकते हैं बाय हर मदर। सो अमांडा ड्रीम्स 2 बातें। ड्रीम्स की जगह आप थिंग्स भी लिख सकते हो, थिंग्स भी लिख सकते हो, लेकिन क्यों उसने ड्रीम शब्द का यूज किया है बताऊंगा अभी आपको। टू गेट away from her troubles, to get away from her troubles, परेशानियां। अब आप समझिए इसको। अमांडा, द पोएम अमांडा हैज रिटन बाय रॉबिन क्लेन। रॉबिन क्लेन मीन्स इट्स अ पोएटेस, female name, it's a female name, poetess। In the poem the poetess has described about a little girl Amanda। एक लड़की है छोटी अमांडा, उसके बारे में बताया है उन्होंने। अमांडा who is constantly pointed out by her mother। कई बार बहुत सारे बच्चे बहुत शरारती होते हैं, तो उन्हें बार बार टोकना पड़ता है। और मदर इज कॉल्ड द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। प्रथम जो टीचर है वो उसकी माँ कहलाती है। तो माँ नहीं चाहती कि मेरे बच्चे में कोई भी गलत आदत आए। सी ब्रिंग्स अप गुड मैनर्स इन देयर चाइल्ड, इन हर चाइल्ड। वो अपने बच्चों में अच्छे से अच्छे मैनर डालना चाहती है। तो कुछ बच्चे शरारती होते हैं, बातूनी होते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, कोई चीज़ बिगाड़ देते हैं, तो बार बार टोकती है। अमांडा इज दैट्स लाइक अ गर्ल। उसी प्रकार की लड़की है जिसको बार बार टोकना पड़ता है उसकी माँ के द्वारा। बट शी डिडंट लाइक द इंटरप्शन ऑफ हर मदर। वो जो है अपनी माँ का इंटरप्शन, बार बार टोकना उसे पसंद नहीं है। तो कई बार अति हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, कई बार किसी में आदत भी पड़ जाती है। 1% माता पिता में भी बार बार टोकने की कोई ज़्यादा भी आदत हो सकती है। तो अमांडा ऐसा ही सोचती है कि शायद मेरी माँ मुझे कुछ ज़्यादा ही टोकती है। तो यही पोएटेस ने बताया है कि किस तरह से हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं टोकना चाहिए। तो अमांडा हु इज कंस्टेंटली पॉइंटेड आउट बाय हर मदर फॉर मेकिंग मिस्टेक्स। जब भी वो गलती करती है उसकी माँ उसे टोकती है कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसे करना है, तो उसको बुरा लगता है। बच्चों को लगता भी है कई बार बुरा। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को मोबाइल देखने की आदत बन जाती है, छोटेपन से ही बच्चों के हाथ में 2 साल में ही मोबाइल दे दिया जाता है। और जब मोबाइल छीना जाता है कि बेटा नहीं, तो वो फिर जिद करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, फिर बार बार फिर मांग लेगा 10-15-20 मिनट के बाद। तो ये गलत आता है, इट्स अ बैड हैबिट। तो वी हैव टू गिव अप दीज हैबिट्स। तो हमें इन हैबिट्स को कैसे त्यागना है? तो इट्स बिकम अ ट्रबल फॉर अस। ये फॉर पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। फिर फॉर मेकिंग मिस्टेक्स द पोएटेस थ्रोज लाइट ऑन हाउ अ चाइल्ड इज always monitored
and questioned about her actions by her mother. यहाँ उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया है, इस प्रकाश डाला है इस बात पर कि किस प्रकार से एक बच्चे को हमेशा मॉनिटर किया जाता है, मॉनिटर किया भी जाना चाहिए, उस पर नजर रखनी चाहिए, तो मॉनिटर भी किया जाता है, क्वेश्चन अबाउट हर एक्शन, और उसकी हर गतिविधि पर प्रश्न भी उठाया जाता है बाय हर मदर, उसकी माँ के द्वारा। मॉनिटरिंग तो होती है, उसके प्रश्न, उसके हर एक्शन पर कोई ना कोई टोका टिप्पणी जो है की जाती है। और सो अमांडा ड्रीम्स, देखिए ये वर्ड मैंने बताया था आपको, ड्रीम्स वर्ड यूज किया उसने। थिंग्स होता नॉर्मल वे में हम सोचते हैं कोई चीज, और कई बार आप सोचते हैं कि मुझे अब जो है इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, अब मुझे ना कोई टोके, तो वो उसका एक सपना बन के रह गया है। वो सोचती है कि ये मेरा सपना कब पूरा होगा, जब मेरी माँ मुझे टोकना बंद करेगी। तो अमांडा क्या चाहती है, अमांडा ड्रीम्स, वो थिंग्स, वो सोचती है, वो चाहती है टू गेट अवे फ्रॉम हर ट्रबल्स, अपनी इस समस्या से निजात चाहती है, छुटकारा चाहती है। बस ये छोटी सी बात इसमें बताई गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री रीडर से रिलेटेड है, इट्स बिलोंग टू द सप्लीमेंट्री रीडर। क्वेश्चन नंबर 29, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। तो यहाँ 29 क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, दो क्वेश्चन दिए हैं, करना उनमें से एक है, लेकिन यहाँ जो मैं पेपर आपको करा रहा हूँ इसमें दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29, इसका जो ए पार्ट है, ए, उसका आंसर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का। हाउ मैनी रुपीज डिड हरी सिंह फाइंड व्हेन ही काउंटेड द नोट्स? हाउ मैनी रुपीज हरी सिंह फाइंड when he counted the notes, जब वो नोट्स को काउंट करता है तो कितने रुपए थे उसमें? इसका आंसर हरी सिंह फाउंड 600 rupees in 50s means 50 के नोट थे वो सारे, और 600 रुपीज थे। कितने रुपीज थे? 600 रुपीज। when he counted the notes, when he counted the notes। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का बी पार्ट, नेक्स्ट पेज पर आ जाता है, तब लिखना। क्वेश्चन नंबर 29 का बी पार्ट, और ये क्वेश्चन है आपका ग्रिफिन। हाउ डिड ग्रिफिन थ्रो ऑफ सडनली? व्हाट डिड Griffin throw off suddenly? Griffin was an eccentric scientist, सनकी था, और उसने अचानक वो सारी पट्टियां उतार दी थी अपनी। तो क्यों उतारी उसने? इसका आंसर आप देखिए, ये 29 का बी है। तो ग्रिफिन थ्रीव ऑफ हिज बैंडेजेस, ग्रिफिन थ्रीव ऑफ हिज बैंडेजेस, वो पूरे शरीर पर पट्टियां लपेटे रहता था ना, बैंडेजेस, स्पेक्टेकल्स
spectacles, whiskers, मूछें भी, and nose, नाक के ऊपर ही पट्टी रहती थी. He did this to show people who he was, कि वो क्या था, दिखाना चाहता था लोगों को कि मैं कैसे गायब हो सकता हूँ, मैं क्या हूँ. तो ये इसका आंसर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30, और ये लॉन्ग, दैट इज द लॉन्ग क्वेश्चन, और ये पार्ट है, ये भोली से रिलेटेड है. डावरी इज negation. Dowry is negation of the girl's dignity. Girl's dignity. Discuss it with reference. Discuss it with reference to the story. With reference to the story. भोली के बारे में है ये. भोली के परिप्रेक्ष्य में, उसके संदर्भ में, कि डावरी को नकारना. डावरी इज निगेशन ऑफ द गर्ल्स डिग्निटी. उस लड़की की जो डिग्निटी है, जो उसकी योग्यता है, उसका जो आत्मसम्मान है, उसको किस तरह से जो है उसने ठेस पहुंचाती है डावरी. तो वो उसमें दिखाया गया है, और इसके परिप्रेक्ष्य में बताना. तो क्या है, देखिए इसका आंसर. इसका आंसर है डावरी इज अ सोशल इविल. डावरी इज अ सोशल इविल. ये सामाजिक बुराई है, जहर है. इट इज indeed an insult to the dignity of women and girls, women and girls. Dowry makes a wedding a transaction whereas it is the union of two families.
the, not of. It is the union of two families. Two families. It is the union of two families. Bholi says, Bholi says, Bholi says, she will, Bholi says, she will rather remain, she will rather remain spinster, ये जो वर्ड है मैं बताऊंगा आपको, spinster, then be married to a mean man. She decides she will spend the rest of her life teaching at the school, where she had learned so much. She had learned so much. This decision making on the part of Bholi, this decision making on the part of Bholi proves no girl like dowry, because it is a negation. It is a negation to a girl's dignity, This is the question about dowry in reference of Bholi के परिप्रेक्ष्य में डावरी किस तरह से उसे ने नेग्लेक्ट किया। ये डावरी वाले व्यक्ति को who is greedy for dowry, I reject him to marry him. She rejected him to marry. उसने उसे रिजेक्ट कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। क्यों?
और उसने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है फॉर द सोसाइटी एंड द दोज हु डजंट लाइक डाउरी। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन, डाउरी इज अ सोशल इवेंट। That's question will help you in the article also when if the topic of the dowry comes in the article। अगर कोई आर्टिकल लिखने के लिए आ जाता है ना डावरी पर, वहाँ भी इसमें से आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं भोली का उसमें। This question help you in that topic also। The dowry is a social evil. It is indeed an insult to the dignity of women and God। यह जो डावरी है अपने आप में सामाजिक बुराई तो है ही, वास्तव में ये अपमान है डिग्निटी, औरत या महिला या लड़की की आत्मसम्मान के हिसाब से देखें तो ये अपमान ही है। और डिग्निटी, इट्स टू द डिग्निटी ऑफ वीमन एंड गॉड्स, उनकी सम्मान के प्रति जो है ये सही नहीं है। इंसल्ट टू द डिग्निटी, उनके सम्मान का अपमान है डावरी। कैसे? डावरी मेक्स अ वेडिंग, डावरी से ही आजकल शादी होती है। मेक्स अ वेडिंग, इसको क्या बना दिया है? जो डावरी है, इस दहेज ने शादी को ट्रांजैक्शन बना दिया, जैसे हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। जब एक शादी दो परिवारों का बंधन होती है और उसमें जब शादियां आजकल जो हो रही हैं उसमें क्या है कि ट्रांजैक्शन जैसा हो जाता है, कर लिया जाता है कि इतना पैसा इसका चाहिए, इतना इसका, इतना इसका, और टोटल मिला करके इतना दहेज चाहिए। और मोस्टली पैसे को डिमांड की जाए, सामान नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हम अपने आप सामान खरीद लेंगे जब जरूरत होगी। तो दैट इज अ ट्रांजैक्शन। पैसा तो बैंक से मिलता है, बैंक से निकालते हैं, तो बैंक जैसा ट्रांजैक्शन बना दिया है समाज ने इसको। तो डावरी मेक्स अ वेडिंग अ ट्रांजैक्शन, लेकिन बहुत अच्छी लाइन है ये। डावरी ने, इस दहेज ने शादी को एक ट्रांजैक्शन सा बना दिया है, पैसा निकाल लेने और देने का, जो आदान प्रदान करने का एक तरीका बना दिया। कैसे? Whereas it is, जबकि होना क्या चाहिए? It is the union of two families। शादी विवाह तो दो परिवारों का एक बंधन है, दो परिवार मिलते हैं, उनमें रिलेशनशिप बनती है, रिलेटिव्स बढ़ते हैं, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार बढ़ते हैं ना, तो लगता है कि हमारे इतने रिश्तेदार हैं, शुभचिंतक हैं, कहीं ना कहीं से हमें हेल्प मिलेगी, सुख दुख में काम आएंगे। वो चीज़ नहीं रही अब, जबकि वो है वो, लेकिन उसे ट्रांजैक्शन बना दिया। होली सेज, होली कहती है कि शी विल रादर रिमेन स्पिंस्टर। देखिए ये वर्ड आया स्पिंस्टर, इसमें इट्स अ न्यू वर्ड फॉर अ वोकैब। स्पिंस्टर्स कहते हैं ही रिमेन्स टू बी अनमैरिड, आजीवन, चिरायु, जब तक जीऊंगी तब तक अविवाहित रहूंगी। स्पिंस्टर वर्ड का मतलब है शी वांट्स टू रिमेन अनमैरिड टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। अपने जीवन के अंत तक मैं अविवाहित रहना पसंद करूंगी इस शादी के बजाय, यानी कि देन बी मैरिड टू अ मीन मैन। इस कमीन आदमी से मैं शादी नहीं करूंगी। मीन मैन कहा उसने, कमीना, मीन से मतलब कमीना से होता है कुछ, और कमीने आदमी से मैं शादी नहीं करूंगी जो सिर्फ चेहरे से विवाह करना चाहता है, और किसके लालच में? दहेज के। और हिज फादर रेडी टू गिव हिम द डाउरी, उसके पापा तैयार भी हो गए थे उसे दहेज देने के लिए, बट शी रिजेक्ट हिम एट द टाइम ऑफ मैरिज। जब वो वरमाला डाल रहा था, ठीक उसी समय उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, और उसने कहा कि मैं पूरे जीवन पारी बैठी रहूंगी लेकिन इससे शादी नहीं करूंगी। और शी डिसाइड्स शी विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ टीचिंग एट द स्कूल। उसने डिसाइड किया कि मैं अपना पूरा जीवन शिक्षण कार्य करूंगी उसी विद्यालय में, एट द स्कूल वेयर शी हैड लर्न्ड सो मच, जहाँ से उसने ये सब कुछ सीखा है, जहाँ से उसके अंदर एक करेज आया है ये कहने का, और एक शादी के अंतिम समय में उसको रिजेक्ट करने का जो साहस है, जो मनोबल है, वो कहाँ से मिला है? एजुकेशन से मिला है। यही मनोबल मैं अन्य लड़कियों में भी डालना चाहूँगी, ऐसा उसने सोचा कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगी। द डिसीजन, दिस डिसीजन मेकिंग द पार्ट ऑफ द होली प्रूव्स नो वन लाइक डाउरी। मतलब दिस डिसीजन, इस डिसीजन से हमें क्या लगता है कि किसी भी लड़की को लाइक नहीं करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग, उसके इस निर्णय लेने से
द पार्ट ऑफ होली प्रूव्स, होली की तरफ से ये सिद्ध करता है कि नो वन लाइक डाउरी, किसी भी लड़की को दहेज पसंद नहीं करना चाहिए। समझ लो ना, ऐसे धनरोलू व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहिए। लाइक डाउरी बिकॉज इट इज अ निगेशन टू अ गर्ल्स डिग्निटी, इससे लड़की के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। कि दहेज से शादी होती है तो लड़की को सम्मान नहीं मिलता है। वास्तविक सम्मान तो तब है बिना दहेज के भी उसको उतना ही सम्मान मिले, वो जबरदस्ती वाला सम्मान सम्मान नहीं कहलाता। समझ गए नहीं, दिल से सम्मान मिलना चाहिए। तो दिस इज द क्वेश्चंस मैसेज गिवन to the society. This question gives a message to the society and the girls and women of the society, and this question is very important for the exam of point of view. ऐसे जो लेसन्स हैं ये हमें अपने एग्जाम में तो अच्छे नंबर देते ही, समझो, बल्कि हमारे समाज में भी एक मैसेज देते हैं कि डाउरी इज अ कर्स, जो दहेज प्रथा है वो एक अपराध है और ऐसा अपराध हमें नहीं करना चाहिए। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने आज आपको बताए, और फिर से एक बार ये इस बात के साथ, इन शुभकामनाओं के साथ आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपको करना है। यू हैव अ पेशेंस इन द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में जैसे आप जाएंगे बिल्कुल धैर्य रखेंगे और समय से पहुंचेंगे, बिफोर 20 or 15 minutes starting the paper, and then when paper comes in your hand, so read it in a cursory glance. 5 to 10 15 minutes are given allotted for the reading the paper. Read the paper properly and answer the questions very attentively. ध्यान से क्वेश्चंस करिए। जो क्वेश्चन सबसे पहले आपको आता है उसको सबसे पहले करने का प्रयास करें। क्वेश्चन की नंबरिंग बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। OMR बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसमें OMR भरने में कोई गलती नहीं करनी है, बिकॉज इफ यू रॉन्ग इट, अगर उसे भरने में गलती करेंगे तो आपकी OMR चेक ही नहीं होगी, और वो चेक नहीं होगी क्योंकि वो कंप्यूटर से चेक होती है। तो उसका विशेष ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि OMR बेस्ड क्वेश्चन से ही शुरू कर दें आप, पहले OMR भर के रख लीजिए, भर के रख लें, और जब आपको लगता है कि हाँ हमारी समझ में सही से नहीं आ रहे तो वो छोड़ दीजिए, अपना क्वेश्चन पेपर करना शुरू कर दो। फिर आप कंसंट्रेट हो जाएंगे। घंटा भर के बाद आपको लगता है कि अब मुझे OMR वाले क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए, तो 1 घंटे के बाद 1-2 क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट वाले कर लिए, मतलब वो कर लिए जो आपको अच्छे से आते थे, फिर आप OMR पर कंसंट्रेट करते हैं। तो आपने देखा कि जो क्वेश्चन मुझे टफ लग रहे थे पहले, अब उनमें से कुछ इजी गोइंग लग रहे हैं, और ये ऑप्शंस हमारे सही हैं, उनको करिए। उसके बाद उसको डार्क करना है, प्रॉपर भरना बिल्कुल सही है। और फिर जब आप नोटबुक पर करेंगे क्वेश्चंस, 25 से शुरू होते हैं आपके क्वेश्चंस, तो यहाँ से जब आप करना शुरू करेंगे तो लिटरेचर पोर्शन शुरू होता है 25 से। तो जो आपका पार्ट बी स्टार्ट होता है, जो रीडिंग पोर्शन है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन अनसीन पैसेज का होता है, तो उसको क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, पहले उसको पढ़ें ठीक से। आपको लगता है कि रीडिंग सेक्शन को बाद में करेंगे तो बाद में कर लें, आप राइटिंग पे आ सकते हैं। आपको सपोज करो लेटर या एप्लीकेशन लर्न किया हुआ मिल गया, या आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको आसानी से लिख सकते हैं, तो आप राइटिंग से शुरू कर सकते हैं, फिर आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं। और जितने भी ये बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपका लेटर हो गया या एप्लीकेशन हुआ, आर्टिकल हुआ, या आपका सेंट्रल आइडिया हुआ और उनकी लाइनें हो गई, तो या लॉन्ग क्वेश्चन हुआ, इनको हमेशा यू हैव टू राइट इट फ्रॉम द न्यू पेज, नए पेज से लिखिएगा। और एप्लीकेशन को कभी भी पेज के हाफ से नहीं शुरू करना है, एप्लीकेशन लेटर तो कदापि नहीं करना है ना। यू हैव टू स्टार्ट ऑन द न्यू पेज। यू हैव कंप्लीटेड द रीडिंग सेक्शन, आपने कंप्लीट कर लिया रीडिंग सेक्शन, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था रीडिंग सेक्शन का, वो पेज की 2 लाइनों में समाप्त हो गया। आप फिर एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, यू वांट टू राइट द एप्लीकेशन और लेटर, तो यू हैव टू स्टार्ट द न्यू पेज। आपको मोटी कॉपी मिलती है, उसका पैसा दिया है 600 रुपये आपने, ठीक है। तो डरिए मत, वो कॉपी भर जाएगी, दूसरी मिलेगी, नेक्स्ट कॉपी भी मिल जाएगी। तो इसलिए